डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक की जो सॉल्यूशंस की सीरीज है, इसमें एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। ये सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं गुप्ता एंड गुप्ता का जो फोर्थ एडिशन बुक है जो 2023 में आया है। जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो 516 क्वेश्चंस हैं। तो हम इन 516 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे इस सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि पास्कल सेकंड है वो किसकी यूनिट है। तो आप सबको ये फॉर्मूला पता ही होगा न्यूटन्स लॉ का। और इसमें अगर हम यहाँ पे यूनिट्स लिखें तो टो का होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, म्यू का हमें निकालना है, यू हो जाएगा मीटर पर सेकंड और ये यहाँ पर वाई का हो जाएगा मीटर। तो इससे आप म्यू का निकालोगे तो ये आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता होगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है जो ऐसा यूनिट प्रेशर की, इसको हम पास्कल भी लिखते हैं। तो इसको अगर हम पास्कल लिखेंगे तो पास्कल सेकंड हो जाएगा ये। और ये हमें पता है कि म्यू की यूनिट होती है जो कि है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। प्रेशर है इसकी यूनिट आपकी पास्कल होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की आगे के क्वेश्चंस में हम कवर कर लेंगे। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका हो जाता है न्यूटन पर मीटर। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि आइडियल फ्लूइड है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आइडियल फ्लूइड वैसे तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक इमेजिनरी फिनोमिना है। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जिनमें ना सरफेस टेंशन होता है, ना इनमें विस्कोसिटी होती है और ना ही ये कंप्रेसिबल होते हैं। ये सारे एजम्पशंस हम क्यों लेते हैं और क्यों हमने ये आइडियल फ्लूइड की फिनोमिना बनाई है, ये इसलिए कि हमारा जो एनालिसिस है वो सिंपल हो जाए। अगर हम रियल फ्लूइड्स के साथ डील कर रहे हैं, कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको हम अगर रियल फ्लूइड के लिए सोल्व कर पा रहे हैं तो कर पाए। तो थोड़ा सा हम एजम्पशंस ले लेते हैं। तो एजम्पशंस में जैसे कि ये सारे एजम्पशंस ले लिया, अब मैंने नॉन विस्कस मान लिया, यानी मैंने मान लिया कि विस्कोसिटी नहीं है वहां पर, तो विस्कस फोर्सेज को मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। इनकम्प्रेसिबल है तो मैं मान लूंगी कि वो कंप्रेसिबल नहीं है, उसका रो कांस्टेंट है, तो मेरा एनालिसिस वाला पार्ट है वो इजी हो जाएगा। अब क्या ये एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी। तो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप आई फ्लो की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, तो वहां पर आप फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मान सकते हो और आपके जो आंसर्स है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और आपका कैलकुलेशन पार्ट काफी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड कंप्रेसिबल है। अगर हम वाटर हैमर की बात करते हैं तो फ्लूइड को कंप्रेसिबल लेते हैं, क्योंकि वहां पे जिस काइंड का, जिस मैग्नीट्यूड का प्रेशर एक्ट कर रहा है, फ्लूइड कंप्रेस होता है वहां पे। पर नॉर्मल अगर हम पाइप फ्लो की कंडीशंस लेते हैं तो वहां पर हमारा जो प्रेशर है वो इतना हाई नहीं है कि हमें सिग्निफिकेंट वहां पर कुछ जो डेंसिटी है उसमें चेंजेस देखने को मिले या फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट आए वहां पर। तो विद इन लिमिट्स हम सिंप्लीफाई करने के लिए आइडियल फ्लूइड की फिनोमिना मानते हैं और ये इसके एजम्पशंस हैं कि ये फ्रिक्शन लेस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, इसी के साथ में इसमें विस्कोसिटी नहीं होगी, इसमें सरफेस टेंशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। तो म्यू की हमने यूनिट निकाली थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 में। और आपका जो न्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये होता है म्यू डिवाइडेड बाई रो। तो अब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आप रो का डिवाइड करोगे तो इसमें आपकी जो म्यू की यूनिट आएगी, ऐसा यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चाहे तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। यहाँ पे आपको फिर न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका मास का केजी और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। रो का आप केजी पर मीटर क्यूब लिख दोगे तो इस तरीके से सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। और वहीं पे इसकी जो ये तो हो गई ऐसा यूनिट, और सीजीएस में यूनिट की बात करें तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पर कौन से उसमें पूछी है, वो तो सिस्टम में पूछी है, वो तो दिया नहीं है, बट ऑप्शंस के हिसाब से आपको पता लग रहा होगा कि सीजीएस यूनिट में ही आपसे पूछिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि डायनेमिक विस्कोसिटी है कोई फ्लूइड की, वो 0.5 वोल्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है, तो स्टोक्स में काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी। तो अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है प्रेशर की, सॉरी काइनेमेटिक डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की, वो आपका होता है ये। अब यहाँ पर ऐसा यूनिट और पोइज है, इनमें क्या रिलेशन होता है कि पोइज आपका छोटा है। याद रखने के लिए आप पोइज को पैसे से रिलेट कर सकते हो, जस्ट हिंट है याद रखने के लिए। तो 10 पोइज आपका इक्वल होगा यहाँ पे 1 ऐसा यूनिट के, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पोइज में आपको डायनेमिक विस्कोसिटी दी है, तो म्यू आपको पोइज में दिया हुआ है 0.5, तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पर आ गया 0.05 आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट में आ गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दी है, आपका न्यू होता है
म्यू अपॉन रो। तो रो आपको निकालना होगा, रो आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.5 इंटू, रो आपका वाटर का होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज रखोगे तो 0.05 अपॉन 0.5 इंटू 1000। अब हमने सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करा है तो हमारा यहाँ पर यूनिट आएगी वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगी, और ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सीजीएस यूनिट में, जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, और इसी को स्टोक्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप मीटर को करोगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 10⁻⁻4 इंटू 10⁻4, तो ये आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि विस्कोसिटी ऑफ ए गैस है वो कैसे चेंज होती है। तो विस्कोसिटी लिक्विड्स है और जो आपके गैसेज हैं उनमें डिफरेंट तरीके से वेरी करती है। लिक्विड्स में विस्कोसिटी होती है वो मेनली होती है कोहेसिव फोर्सेस के कारण, पार्टिकल्स पास होते हैं लिक्विड में कंपेयर टू गैस, और कोहेसिव फोर्सेस वहां पे डोमिनेटिंग होते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोहेसिव फोर्सेस हमारे कम हो जाते हैं, और इसके कारण हमारी टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है। किसके केस में डिक्रीज होती है? लिक्विड्स के केस में। बट गैसेस के केस में उल्टा होता है। गैसेस के केस में जो इंटरमोलिकुलर उनकी एक्टिविटी है उसके कारण विस्कोसिटी होती है, और टेम्परेचर बढ़ानेंगे उसके कारण उनकी इंटरमोलिकुलर जो एक्टिविटी है, उनकी जो रैंडम मूवमेंट है वो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ रही है। तो उनमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें तो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये तो लिक्विड्स के केस में होता है। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटीज, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर इंटेंसिटीज हैं तो प्रेशर के साथ भी ये वेरी करेगा। ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ये किसको रिलेट करता है। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों में ज्यादातर ने देखा ही होगा। न्यूटन्स लॉ जो होता है इसको हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई को हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। म्यू है ये डायनेमिक विस्कोसिटी है जो कि एक न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होता है, और टो आपका शियर स्ट्रेस है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो वेलोसिटी ग्रेडियंट की टर्म में नहीं दिए, एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इनकी टर्म में दिए हैं, तो हमें पहले एंगुलर डिफॉर्मेशन की टर्म में इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। अब मान लिया कि ये वाली प्लेट स्टेशनरी है, ये मूविंग है और इसकी वेलोसिटी है v, और मैं dt टाइम ड्यूरेशन को कंसीडर कर रही हूँ, और उसमें यहाँ पर जो एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है वो d थीटा है। तो यहाँ पे dt टाइम में ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, ये वाली प्लेट ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो v डॉट dt होगी अगर इसकी v वेलोसिटी है तो यहाँ पे d थीटा मेरा आ जाएगा दिस डिस्टेंस ऊपर वाली v dt डिवाइडेड बाई y, और यहाँ पे अगर मैं d थीटा बाई dt इसको लिखूं तो ये इक्वल आ जाएगा v अपॉन वाई, और v अपॉन वाई ही कोई हम dv अपॉन dy भी लिख देते हैं और हम इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी मैं कह सकती हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो रिलेट करता है जो शियर स्ट्रेस है उसको, और उसके साथ में रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। थीटा क्या है? एंगुलर डिफॉर्मेशन है डी थीटा, और dt इसमें टाइम डिवाइड में आ रहा है, इसका मतलब इसके रेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ में इसको रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ इसी के साथ में इसको रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोला जाता है डी थीटा बाई dt को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कोई लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक वेट है वो गामा है, उसमें हम कोई कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी रेडियस r है, तो उसमें जो राइज होगा कैपिलरी राइज वो कितना होगा। तो यहाँ पर मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है यहाँ पे एंगल जो कि डिपेंड करेगा कि ट्यूब कौन से मटेरियल की बनी हुई है और जो लिक्विड है वो कौन सा है। अगर ट्यूब ग्लास की है और लिक्विड है वो वाटर है तो इस केस में थीटा की वैल्यू 0 होके फॉर्मूला और सिंप्लीफाइड होके हो जाता है 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। अगर रो जी को हम गामा लिखें तो 4 सिग्मा अपॉन गामा डी आ गया, बट ऑप्शन यहाँ पर आर की फॉर्म में दिए हैं तो हम फिर से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और डी को हम 2r लिख सकते हैं, तो गामा इंटू 2r। तो इसको हम देखेंगे तो ये ऊपर 2 से 4 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन गामा आर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा।
इसको हम डिराइव कैसे करते हैं वो आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम में आप डिराइव कर पाओ। बट थोड़ा-सा मैं इसके पीछे का कांसेप्ट बता देती हूँ आपको, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरीके से ऐसे ये राइज़ हो रहा है। ये वाटर लेवल है और ये राइज़ होके यहाँ तक जा रहा है। और इसमें जो आपकी टॉप सरफेस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अगर हम मरकरी और वाटर का केस ले रहे हैं तो राइज़ होगा। सॉरी वाटर और ग्लास की ट्यूब है तो इसमें राइज़ होगा। तो इसमें यहाँ पर इसके अलोंग जो कोहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, इस सरफेस के अलोंग उसका हम एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, उसको हम इक्वेट करते हैं जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं उसके इक्वेट करते हैं और उससे हम एच निकाल लेते हैं। बट ये है एच का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा डायरेक्टली। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें और यहाँ पर हैं जिनमें क्वेश्चंस बन सकता है, हालाँकि कम ही होता है पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चंस। अगर एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा इसमें राइज़ होगा, जैसे कि वाटर और जो आपका ग्लास है की ट्यूब है उसके केस में हो रहा है। वहीं पे अगर मरकरी होगी तो उसमें क्या होगा, मरकरी की जो कोहेसिव फोर्सेस वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो एडहेसिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मरकरी और ग्लास के बीच में। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, तो डिफरेंट मटेरियल में जो अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं वो एडहेसिव फोर्सेस हैं। 2 सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनमें जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कोहेसिव फोर्सेस हैं। तो मरकरी के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कोहेसिव फोर्सेस हैं। वो अगर ज़्यादा होगा एडहेसिव फोर्सेस से, एडहेसिव फोर्सेस किसके बीच में एक्ट कर रहे हैं, आपका मरकरी और जो ग्लास है जिसकी ट्यूब बनी हुई है उनके बीच में। तो ये एडहेसिव फोर्सेस अगर कम है, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो उस केस में लिक्विड डिप्रेस होगा। उसमें इस तरीके से राइज़ होने के बजाय उसमें अगर ये इसमें ये मरकरी का लेवल है, तो आपकी ट्यूब में लेवल इस वाले लेवल से कुछ नीचे रहेगा। और इसमें एग्ज़ाम्पल भी मोस्टली अगर पूछा जाता है तो ये मरकरी और ग्लास का ही पूछा जाता है कि मरकरी है तो राइज़ होगा कि डिप्रेस होगा। तो यहाँ पर सी आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो डेवलप होगा एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में वो क्या होगा? अगर वाटर का ड्रॉपलेट का डाया 0.075 है और जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो 0.075 न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, हालाँकि आप डिराइव भी कर सकते हो। बट वही टाइम का कांस्टेंट रहेगा आपको और एग्ज़ाम के प्रेशर में जब हम इस तरीके से करते हैं तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। मैं थोड़ा-सा बेसिक कांसेप्ट आपको पीछे का बता देती हूँ। अगर वाटर का ये बबल है, मैं इसको यहाँ से कट करके इस तरीके से आधा पोर्शन इसका लूँ, तो इसमें इस तरीके से प्रेशर एक्ट कर रहा है। प्रेशर एक्ट कर रहा है, कितने सरफेस एरिया में प्रेशर एक्ट कर रहा है? स्फीयर को मैं बीच से अगर काटूँगी तो जो जहाँ से कट कर रही हूँ वहाँ पे एक सर्कल बनेगा। तो सर्किल का अगर रेडियस r है तो उसका एरिया पाई r स्क्वायर होगा, प्रेशर की इंटेंसिटी P है, तो P इंटू पाई r स्क्वायर टोटल प्रेशर आ गया। ये आपका बैलेंस किया जा रहा है सरफेस टेंशन फोर्स के द्वारा। सरफेस टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है? आपके सरफेस पे लग रहा है, आपकी पेरिफेरी के अलोंग। तो टोटल पेरिफेरी क्या होगी? अगर मैं स्फीयर को बीच ये स्फीयर है इसको बीच में यहाँ से काट रही हूँ तो यहाँ पर जो बनेगा वो एक सर्कल बन रहा होगा। तो सर्कल की जो पेरिफेरी होगी वो क्या होगी? 2 पाई r होगी। और अगर सिग्मा सरफेस टेंशन है तो सिग्मा होता है प्रेशर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सिग्मा को मैंने टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया पेरिफेरी से, तो ये आ गया। यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकती हूँ कि पी मेरा इक्वल आएगा, वो आएगा 2 सिग्मा अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पर आर आ जाएगा। इसी में अगर मैं डाया की फॉर्म में लिखूंगी तो आर की जगह मैं डी/2 लिखूंगी तो ये 4 सिग्मा अपॉन आर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सॉरी 4 सिग्मा अपॉन डी आ जाएगा, आर की जगह मैंने डी/2 लिखा है। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी वाटर ड्रॉपलेट के केस में। वहीं पे सरफेस टेंशन वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ये थोड़ी सी वेरी करती है अगर सोप बबल हो, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट है तो उसके अंदर भी पानी है, उसके बाहर भी पानी, बाहर मतलब अंदर पूरा पानी से भरा हुआ है, बाहर सिर्फ एयर है। बट सोप बबल के केस में होगा अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। तो आपका सरफेस टेंशन लग रहा होगा वो, अगर मैं मानूं कि ये मेरा ये थिकनेस है सोप बबल की, ये इतनी थिकनेस है, तो इसमें इस वाली सरफेस पे भी सरफेस टेंशन लग रहा होगा और इस वाली सरफेस पे भी सरफेस टेंशन लग रहा होगा, क्योंकि 2 सरफेस बन रही है मेरी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो इसलिए यहाँ पर आपका आएगा ये 2 पाई r आ रहा है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो यहाँ 4 आ रहा था वो आपका 8 बन जाएगा सोप बबल के केस में। इजी तरीका याद रखने का बताती हूँ, एस से याद रख लो कि एस से सिमिलर क्या बनता है, एस से हम 8 बना सकते हैं, तो 8 सिग्मा अपॉन डी इसका हो गया और वाटर ड्रॉपलेट में उसका हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है। सिग्मा ऐसा यूनिट में आपको दिया हुआ है, डी है वो आपको ऐसा यूनिट में नहीं दिया है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए ऐसा यूनिट में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर पी वाले फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज रखनी है आपको। यहाँ क्या किया हमने, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी, ये आया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में।
बट आपके आंसर्स दिए गए हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मीटर को हमने 10⁻² लिखा और इससे स्क्वायर कर दिया, तो इससे ये आ गया 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कैसे चेंज होगा। तो सरफेस टेंशन बेसिकली कोहेसिव फोर्सेज के कारण होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्सेज में रिडक्शन होता है और जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होगा। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा सा आपको एक एग्जांपल बताऊं जिससे आपको हमेशा याद भी रहेगा, ये क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको रिकॉल करने में। बहुत ही कोल्ड वाटर है कोई 0 डिग्री का या 2 से 5 डिग्री के आसपास, बहुत ही चिल्ड वाटर है एकदम विंटर्स की नाइट का। उसमें अगर आप कपड़े डुबोगे तो वो एकदम से कपड़े गीले नहीं होंगे क्योंकि कम टेम्परेचर है, सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स में कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो जो जो हमने कपड़े उसमें डुबो हैं उसके अंदर वो एंटर नहीं कर पा रहा है वाटर। वहीं पे गर्म पानी अगर होगा, आपने देखा ही होगा, अगर कपड़ों को अच्छे से हमें धोना है तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी में डिप करते हैं। गर्म पानी में क्या होगा, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज हो गए। अब पार्टिकल्स एक दूसरे को उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वाटर है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगा जो क्लॉथ्स है उनके साथ उनके अंदर, और क्लीनिंग अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 1 किलो पास्कल है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि पास्कल है वो स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर की, और ये होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब यहाँ पर 1 किलो पास्कल का पूछा है आपसे, तो 1 किलो पास्कल हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर तो आपका सी आ जाएगा, सॉरी सी नहीं बी आ जाएगा। बट बाकी में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो मैं क्या करूंगी, 10⁻³ डिवाइडेड बाई मीटर है, तो मीटर को 1 मीटर में होते हैं 10⁻³ 1000 mm, तो यहाँ 10⁻³ रखूंगी और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 1/1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरीके से आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके देख लोगे, ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक लिक्विड है, उसमें कोहेसिव फोर्सेज है वो ग्रेटर है देन एडेसिव फोर्सेज, तो लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा। तो ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि कैपिलरी ट्यूब आपकी किस मटेरियल की बनी हुई है और लिक्विड आपका कौन सा है, इस पे डिपेंड करेगा कि कैपिलरी आपका राइज हो रहा है या फिर कैपिलरी में आपका राइज हो रहा है या आपका फॉल हो रहा है। राइज का तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ये इस तरीके से अगर ये ट्यूब है तो ये आपका वाटर का लेवल है, तो इसमें ट्यूब में आपका राइज होके यहाँ तक इस तरीके से जाएगा। वहीं पे कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं सॉलिड के जिसका मटेरियल बना हुआ है, ट्यूब बनी हुई है, और जो इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है, उनके ऐसे भी कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें कि अगर ये इसमें लेवल है तो इसमें जो लेवल होगा वो इससे नीचे होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा, फॉल होगा। ये वाला किस केस में होता है, सबसे इसका जो एग्जाम्पल है जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो आपका होता है मरकरी एंड ग्लास। ग्लास की आपकी ट्यूब है वो मरकरी के अंदर फिल किया हुआ है, तो आपका कैपिलरी राइज ना होकर कैपिलरी फॉल होगा, और ये जो टॉप सरफेस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। वहीं पे इस वाले में आपकी टॉप सरफेस बनेगी वो ऐसे बनेगी इस तरीके से, और इसमें राइज होगा। ये कब होगा, जब आपकी ग्लास की ट्यूब है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, बाकी भी फ्लूइड्स के केस में, लिक्विड्स के केस में हो सकता है, ग्लास है और आपका लिक्विड अंदर फिल किया हुआ है वो वाटर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कहीं एडेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, एडेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है आपके कोहेसिव फोर्सेस से, तो क्या होगा, ये ट्यूब है ये अट्रैक्ट कर रही है लिक्विड को अपनी तरफ, वो एडेसिव फोर्सेस हैं वो अगर ज्यादा होंगे तो राइज होगा, तो अगर एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो राइज होगा। वहीं पे आपके अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स उनका एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं कोहेसिव फोर्सेज वो अगर ज्यादा है एडेसिव फोर्सेज से, तो उस केस में यहाँ पर होगा वो फॉल होगा। और सरफेस हमने यहाँ पे देख ही ली, ये वाला मरकरी के केस में बनेगी और ये वाला वाटर के केस में बनेगी, तो यहाँ पर डिव हो जाएगा, एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो सरफेस होगी ऊपर से वो कॉन्वेक्स सरफेस होगी और डिप्रेस होगा, फॉल होगा उसमें। आई होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन नहीं है, सबसे अच्छे से आपने ये जो जरूर स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, थोड़ा ढंग से बनाती हूँ इस तरीके से, इसको हम कॉन्वेक्स बोलते थे, तो यानी ऐसी जो सरफेस दिख रही है वो कॉन्वेक्स है।
तो इसलिए इसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। वहीं पे ये वाला लेंस है वो कॉनकेव लेंस होता था हमारा। ये कॉनकेव लेंस होता था, तो ऐसी जो सरफेस दिख रही है, जैसे यहाँ इधर से देखो, इधर से ऐसे इस तरीके से सरफेस दिखेगी, वो कॉनकेव होगी। तो ये वाली है, ये कॉनकेव होती है, जो लिक्विड और वाटर के केस में होती है। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनको एग्जामाइन करो। सरफेस टेंशन किसके कारण होता है और कैपिलरिटी किसके कारण होती है। अभी पिछले क्वेश्चंस में ही हमने देखा कि कैपिलरिटी में राइज होगा, फॉल होगा, किस तरीके की सरफेस बनेगी, ये सब डिपेंड करता है एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस दोनों पे। डिपेंड करता है कि कौन से फोर्सेस ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका शेप होगा और राइज या फॉल होगा, वो वेरी करता है। तो हमें पता चल गया कि कैपिलरी तो है वो कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस दोनों के कारण होती है। वहीं पे आपका सरफेस टेंशन है वो सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस के कारण ही होता है। सरफेस टेंशन का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा कि कोई लिक्विड है, उसके अंदर आप कोई नीडल रखते हो जो कि जिसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है, वो बायोन्सी फोर्स उसका उतना नहीं है कि उसमें फ्लोट कर पाए, बट आप उसमें रखोगे बहुत धीरे से कि ऊपर की सरफेस ना ब्रेक हो, तो वो उसको सपोर्ट कर देगी सरफेस और वो डूबेगी नहीं। हालांकि वो डूबनी चाहिए, उसकी हाई डेंसिटी है, उसकी वो लाइट वेट नहीं है, बट वो नहीं डूबती है क्योंकि यहाँ पर जो टॉप पे जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इनके बीच में है टेंसाइल फोर्सेस, एक सरफेस टेंशन। तो ये उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे कि एक रस्सी है, एक तो ये लूज पड़ी है, इस पे अगर आप कुछ रखोगे तो ये डिफ्लेक्ट होगी, वहीं पे आपने इस रस्सी को दोनों साइड से खींच के रखा हुआ है। अब इसके ऊपर कुछ आप रखोगे दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, सपोर्ट करेगी उसको। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई कि कैपिलरिटी आपके एडेसिव और कोहेसिव दोनों के कारण होती है, वहीं पे सरफेस टेंशन आपस का सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका और यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 200 किलो पास्कल का प्रेशर है, तो वो कितने हेड के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से हम कन्वर्ट करते हैं हेड से प्रेशर की जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसका रिवर्स भी करना हो तो भी। तो एच यहाँ पे हेड है, डब्ल्यू है जिस भी लिक्विड की फॉर्म में हम हेड कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक वेट है, जिसको हम गामा डब्ल्यू से भी लिखते हैं, और पी है वो आपका प्रेशर है। तो सबसे पहले तो 200 आपको किलो पास्कल में दिया है, तो 10⁻³ हो जाएगा ऐसा यूनिट में। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, आपको रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, तो डब्ल्यू आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी इंटू गामा डब्ल्यू जो वाटर का स्पेसिफिक वेट होता है, जो कि होता है 9.8 इंटू 1000 मास डेंसिटी होती है बेसिकली, और गामा निकालना है तो हम कर देंगे रो जी, तो रो आपका ये है और जी 9.8 होता ही है। तो ये यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे इंटू 1000 इंटू एच, तो यहाँ से आपका हेड आ जाएगा स्टैंडर्ड जो आपकी ऐसा यूनिट है मीटर, उसमें इसको सोल्व करोगे आप तो सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट है, इस तरीके से हमने उसको इमर्ज किया है कि ये फ्री वाटर सरफेस है, ये फ्री वाटर सरफेस है, इसकी जो टॉप सरफेस है वो उस पे सेम लेवल पे है, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि डायमीटर इसका डी है, तो प्रेशर है जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कितनी डिस्टेंस पे होगा। आप सबको पता होगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि एच स्टार से भी हम डिनोट करते हैं, कहीं एच पी से किया जाता है, मैं एच स्टार से कर देती हूँ, तो ये इक्वल होता है आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार के। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेमी सर्कल का जो सेंट्रोइड होता है, सेंटर ऑफ एरिया होता है, वो 2d अपॉन 3 पाई होता है इस वाली सरफेस से, तो ये एच बार है और इसकी वैल्यू ये होती है, आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी के साथ में आपको आई जी चाहिए होगा। नॉर्मल सॉम में जो हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो हम वहां पर हम आई यूज करते हैं, जो फुल सर्कल है उसका अगर हम आई की बात करें तो उस केस में इसकी जो सेंट्रोइड से पास होती हुई एक्सिस है, इसके लिए होता है पाई बाई 64 d⁻⁴। लेकिन यहाँ पर हमें हाफ सर्किल का चाहिए। अब फुल सर्किल का इस एक्सिस के अबाउट ये है तो हाफ का इसका हाफ हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि इस वाली एक्सिस के अबाउट आया है, ये आई जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ करके आएगा, वो हमारा इस वाली एक्सिस के अबाउट आएगा, बट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस वाली एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रोइड से पास हो रही है। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो लगाएंगे। ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि अगर आपको बेसिकली इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो नोटेशन इस तरीके से होता है कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती हुई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो आई जी है, तो उसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस है उससे आप निकाल सकते हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होगा आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर। एच बार यहाँ पर आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास होती हुई एक्सिस और दूसरी एक्सिस जिसके स्पाउट निकाल रही हो उनके बीच की डिस्टेंस है, तो यही हम लगाएंगे, बट यहाँ पे हमारे साथ उल्टा हो रहा है, हमें आई एक्स पता है और हमें आई जी जी
जी डैश नहीं पता है, तो हम इसी से वो निकाल लेंगे। आई एक्स डैश है, वो है इसका हाफ, पाई बाय 64 डी रेज़ टू पावर 4 का हाफ है। ये आपका इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये रख के आप आई जी निकाल लोगे। उसके अलावा आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी। एरिया है वो पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है फुल सर्कल का, हाफ है वो इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आप वैल्यूज रखेंगे, बट यहाँ पर मैं जस्ट वैल्यू नहीं रख रही हूँ, पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एंड में हम वैल्यूज रख देंगे। तो आई एक्स एक्स डेक्स माइनस ए एच बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एच बार प्लस एच बार, तो ये एच बार से एच बार कैंसिल हो गया और ये आप गया फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसमें आप आई एक्स एक्स डेक्स की वैल्यू रखोगे पाई डी रेज टू पावर 4 अपॉन 64 इंटू 2, तो ये आपका सोल्व करने पे 3 पाई डी अपॉन 32 आ जाएगा, तो ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि प्रेशर इंटेंसिटी है वो सारी डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पे सेम हो, ये इसकी क्या कंडीशन है। तो ये पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है बेसिकली, जो कहता है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर की इंटेंसिटी है वो सारी डायरेक्शंस में सेम होगी अगर फ्लूइड आपका है वो रेस्ट पे है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखें अगर, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है फ्लूइड की लेयर्स के बीच में, रेस्ट पे है फ्लूइड, तो उस केस में ये कंडीशन है ये ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक ओपन टैंक है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक ओपन टैंक है जिसमें 1 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर है और 50 सेमी डेप्थ ऑफ कोई दूसरा ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा बॉटम के टैंक के बॉटम में। तो टैंक में इस तरीके से ये आपका वाटर है और इसके ऊपर ये 50 सेमी डेप्थ ऑफ ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या आएगा, इसके कारण भी आएगा और इसके कारण भी आएगा। ऊपर वाले के कारण आएगा W1H1 प्लस नीचे वाले के कारण आएगा W2H2। अगर इसी पॉइंट पे पूछा होता तो सिर्फ इसके ऊपर क्या है, ऑयल है, तो सिर्फ उसी के कारण आता है W1H1। तो यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यू रखनी है। W1 हो जाएगा 0.8 इंटू 10, क्योंकि आंसर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो हम गामा W लेंगे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, जो कि 9.8 होता है वैसे तो, बट इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली हम 10 भी ले सकते हैं। तो इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 10, तो इस तरीके से सोल्व करने पे मीटर क्यूब नहीं सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा और डी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि सेंटर ऑफ प्रेशर है प्लेन सरफेस जो कि इमर्ज की गई है वर्टिकली एक स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड में। तो बेसिकली पूछा है कि इसमें सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन क्या होगी कंपेयर टू सेंट्रोइड। जो सबमर्ज्ड एरिया है उसका सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे लोकेटेड होंगे। तो ये फॉर्मूला होता है प्लेन के वर्टिकल सरफेस के लिए और ये रहता है इंक्लाइंड सरफेस के लिए। आपको तो जस्ट वर्टिकल का ही केस लेना है, बाकी इंक्लाइंड में भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एच बार है ये सेंटर ऑफ प्रेस जो एरिया है सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस है। तो एच बार में हम ये वाली टर्म ऐड कर रहे हैं आई जी अपॉन ए एच बार। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा 0 से बड़ा होगा, ए भी पॉजिटिव होगा, एच बार भी पॉजिटिव होगा। तो हमें पता है कि आपका एच स्टार जो है सेंटर ऑफ प्रेशर वो हमेशा एच बार से ग्रेटर ही होगा, क्योंकि हम एच बार में ये वाली टर्म यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, क्योंकि डिस्टेंस हम फ्री वाटर सरफेस से ले रहे हैं। तो अगर एच बार आपका यहाँ आ रहा है तो एच स्टार आपका इससे नीचे कहीं पे आएगा, तो बिलो द सेंट्रोइड होगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि वर्टिकल ट्राइंगुलर एरिया है जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है, एल्टीट्यूड एच है, इसका बेस है वो फ्री वाटर सरफेस पे लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो अगेन पिछले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला देखा था, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। आई जी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बी एच क्यूब अपॉन 36 होता है। जो सेंट्रोइड से एक्सिस पास हो रही है ट्राइंगल में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बी एच क्यूब अपॉन 36 होता है। एरिया इसका ऑब्वियसली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो आप ये रख दोगे एरिया की जगह पे। सेंट्रोइड होता है ये बेस से h/3 पे होता है, इधर से अगर डिस्टेंस लेते हो 2h/3 होती है। तो हमें बेस से डिस्टेंस लेनी है क्योंकि बेस फ्री वाटर सरफेस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखोगे तो h/2 आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि टोटल प्रेशर है किसी प्लेन पे जो कि थीटा से इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि टोटल प्रेशर है वो किसी प्लेन सरफेस जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। जैसे ये फ्री वाटर सरफेस है, ये यहाँ पे आपकी कोई इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है, ये वाला एंगल आपका अगर थीटा है, तो पूछे है आपसे कि टोटल प्रेशर क्या होगा इस इंक्लाइंड सरफेस पे।
तो आपको ध्यान रखना है सरफेस वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, हमेशा आपका फॉर्मूला सेम ही होता है WA h बार। h बार यहाँ पे जो सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस है, या फिर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको आप कि P इंटू ए। P क्या होगा अब आपका, P प्रेशर होगा एट सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का प्रेशर है उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल प्रेशर फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए ही होगा, और ये इंक्लाइंड और वर्टिकल के लिए सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, सबमर्ज की गई है वो वाटर में इस तरीके से कि उसका टॉप है वो 1.5 मीटर नीचे है और बॉटम है वो 6.0 मीटर नीचे है फ्री वाटर सरफेस से। तो पोजीशन क्या होगी सेंटर ऑफ प्रेशर की, बेसिकली सेंटर ऑफ प्रेशर है वो फ्री सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे होगा ये आपसे पूछा गया है। तो ये इस तरीके से आपका वर्टिकल सरफेस है रेक्टेंगुलर, ये वाली डिस्टेंस आपकी 1.5 मीटर हो जाएगी और ये डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो यहाँ पर आपको निकालना है एच स्टार। एच स्टार होता है आपका IG अपॉन AH बार प्लस H बार। तो विड्थ हम भी मान लेते हैं इसकी। उसके बाद H बार आपको नहीं पता है, बट आपको पता है कि इन दोनों के बीच में सेंटर पे होगा, सेंटर पॉइंट पे आपका सेंट्रोइड होगा। तो हम इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का सम करके इस तरीके से निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 2 आपका H बार हो जाएगा। ये आपका इंक्लाइंड पे भी एप्लीकेबल होगा, और हालांकि अगर फिर भी आपको किसी को कंफ्यूजन है तो आप सीधा वैसे भी निकाल सकते हो कि ये 1.5 है, ये वाली डिस्टेंस निकाल लो आप, ये टोटल 6 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 6 में से 1.5 घटाया तो आपका ये आ गया 4.5 मीटर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड करके हम 2 से कैसे निकाल रहे हैं इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अपना बेसिक तरीके से भी कर सकते हो कि 1.5 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका H बार आ गया। इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से सेम ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, H बार आ गया हमारे पास, A आपको पता है ये B इंटू डी हो जाएगा। IG क्या होगा, IG होता है 1/12 BD क्यूब, तो D की वैल्यू आपकी 4.5 मीटर हो गई। अब B आप B ही रखोगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपको वैल्यूज रखनी है और ये वैल्यूज आप रखोगे इस तरीके से, तो ये आएगा, और इसमें H बार की वैल्यू मैंने 7.5/2 रख दिया और D की वैल्यू मैंने 4.5 रख दी। तो सोल्व करने पे ये 4.2 मीटर आ गया है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि सेंटर ऑफ बायोंसी है वो कहाँ पे होगा। तो यहाँ पर बायोंसी से दो रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो कि जो बायोंसी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होगा जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल। ये बायोंट फोर्स इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और दूसरा जो सेंटर होगा उसका, बायोंसी फोर्स का सेंटर होगा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्ले या जो दूसरा लिक्विड है वो डिस्प्लेस किया है उसका जो यहाँ पे सेंट्रोइड लाई कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई ब्लॉक है, आपने इतना पोर्शन इसका वाटर में डुबोया हुआ है, तो इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, इतना इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसने डिस्प्लेस किया। तो इस वॉल्यूम ऑफ वाटर का जहाँ पे सेंट्रोइड होगा वो बायोंसी फोर्स का सेंट्रोइड होगा, सेंटर ऑफ बायोंसी बोलते हैं जिसको हम। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि कोई बॉडी है उसको इमर्ज किया गया है फ्लूइड के अंदर, उसका वेट है वो एक्सीड कर रहा है बायोंट फोर्स से, तो बॉडी है वो किस तरीके से मूव करेगी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कोई भी बॉडी है फ्लूइड के अंदर, उसमें अपवर्ड एक फोर्स लग रहा होता है बायोंसी फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो लग रहा है उसका वेट। अब उसका वेट अगर ज्यादा है बायोंसी फोर्स से तो रिजल्टेंट इस पे फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो ऑब्वियसली बॉडी है वो नीचे मूव करती जाएगी और नीचे फाइनली सिंक हो जाएगी, बॉटम पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। बेसिकली कोई भी बॉडी है उसको, जैसे ये फ्लूइड है, यहाँ पर आप हम उस इस बॉडी को यहाँ पे अगर हम छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण नीचे जाती है, और नीचे जाते जाती है तो इसका जो वॉल्यूम इंसर्ट है फ्लूइड के अंदर वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बायोंसी फोर्स भी बढ़ता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब इस बॉडी पे जो बायोंसी फोर्स लग रहा है वो वेट के इक्वल हो गया है, और बॉडी है उसी सिचुएशन में स्टेबल हो जाती है, जैसे कि इतना डेप्थ पानी का अंदर गया इसके, और उसके बाद बायोंसी फोर्स है वो इक्वल हो गया वेट के, तो बॉडी और फर्दर डाउनवर्ड मूव नहीं करती, वहीं स्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर बॉडी हैवी है और पूरा इंसर्ट होने के बाद भी जो बायोंसी फोर्स मिल रहा है वो वेट से कम ही है, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही मूवमेंट करेगी बॉडी।
क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि स्मॉल वैल्यूज़ के लिए मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है? तो आपको याद रखना है मेटासेंट्रिक हाइट होती है जीएम। जी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जो बॉडी है उसके वेट का सेंट्रोइड। वहीं पे एम आपका होता है मेटा सेंटर। बी है सेंटर ऑफ बायोंसी, जिसको हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है उसका सेंट्रोइड है वहाँ पे लाई करता है। तो मेटा सेंटर क्या होता है बेसिकली एक डायग्राम की हेल्प से मैं समझाती हूँ। जैसे कि इनिशियली ये कोई बॉडी है, इसका इतना पोर्शन पानी के अंदर है, ऊपर वाला बाहर है। अब इसमें ये यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इसी के ऊपर ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है इसका जो सेंट्रोइड होगा वो लाई करेगा और यहाँ पर आपका ये आ रहा है पॉइंट बी। सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, बी से हम नोट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। लेकिन अगर मैंने इस बॉडी को थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट कर दिया तो राइट हैंड साइड में इधर की साइड इतना पोर्शन वॉल्यूम में डूब गया है, मतलब इतना पोर्शन वाटर में या जो फ्लूइड है उसमें डूब गया है एक्स्ट्रा, और इधर इतना वाला पोर्शन है वो बाहर निकल गया है। अब अगर हम इस वाले एक्सिस के अबाउट देखें तो राइट हैंड साइड में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉडी का राइट हैंड साइड में ज़्यादा पार्ट पानी में डूबा हुआ है, ज़्यादा पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में कम है। तो आपका सेंटर ऑफ बायोंसी शिफ्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो होता है सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो राइट साइड में ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब एक तो इनिशियली वाली हमारी जो एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस इस तरीके से जा रही है। एक दूसरी वर्टिकल एक्सिस नया जो हमारा बी बना है, बी डेस बना है सेंटर ऑफ बायोंसी, इससे बनाएंगे। तो इससे ऊपर की तरफ अगर हम कोई लाइन बनाते हैं, ये पहले वाली जो एक्सिस थी वर्टिकल एक्सिस, इस वाली एक्सिस को जहाँ पे जाके कट करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेटा सेंटर। तो क्या है ये, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन है जो बायोंट फोर्स की इंटरसेक्ट करती है वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी के साथ में, अगर स्मॉल एंगल से हम टिल्ट करें तो जी और एम के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है मेटा सेंटर। इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एम है, यहाँ जी है, तो ये वाली डिस्टेंस है, ये होगी मेटा सेंट्रिक हाइट। एक और तरीके से मेटा सेंटर को डिफाइन किया जाता है, बेसिकली ये बॉडी ऑसिलेट हो रही है तो इस एम के अबाउट हो रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है, अगर उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करें तो वो पॉइंट होता है मेटा सेंटर। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि कोई फ्लोटिंग बॉडी है, उसके केस में स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो सबसे पहले तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए हम लेते हैं मैकेनिक्स का बेसिक सा एग्जांपल। जैसे कि एक तो ये ऐसी सरफेस है, कोई इस तरीके से गड्ढा बना है, उसके अंदर हमने कोई बॉल रखी हुई है, और दूसरा इस तरीके से सरफेस है ये, और इसके ऊपर यहाँ पे हमने बॉल रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस बॉल को जैसे ही आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दोगे ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी या इधर पहुँच जाएगी। तो ये आपका है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पे इस वाली बॉल की अगर हम बात करें, इस वाली जो अरेंजमेंट है, इसमें अगर बॉल को आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दोगे तो उस केस में क्या होगा, आपने यहाँ छोड़ा बॉल को, बॉल वापस यहाँ आ जाएगी। तो ये आपका है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देने पे वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ रही है बॉल, तो स्टेबल है, और अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट देने पे फर्दर और डिस्प्लेस होते जाती है तो ये अनस्टेबल है। और एक होता है न्यूट्रल, जिसमें कि आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो आप इसको यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ रखो तो यहाँ आ जाएगी, ना इनिशियल पोजीशन में जाएगी, ना ही कोई फर्दर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यही फ्लोटिंग बॉडी के केस में हमसे पूछा गया है। तो एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई फ्लोटिंग बॉडी है। सबसे पहले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस समझते हैं। इसमें ये आपका मेटा सेंटर है जिसकी अबाउट बॉडी ऑसिलेट करेगी, ये जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिससे कि डाउनवर्ड आपका वेट एक्ट कर रहा होगा, और ये बी है सेंटर ऑफ बायोंसी। अब पहला केस हम ले रहे हैं जिसमें एम ऊपर है और जी नीचे है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका एम, तो आपने फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से टिल्ट किया, क्लॉकवाइज रोटेशन दिया बॉडी को थोड़ा सा, और क्या होगा, अब आपका जी से डाउनवर्ड इस तरीके से ये डब्ल्यू लग रहा है वेट। इस पॉइंट के अबाउट देखो तो ये जो डाउनवर्ड लग रहा है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर हो गया, ये तो इस मेटा सेंटर से पास हो रहा है तो कोई रोटेशन नहीं देगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर वाला होगा। अब सोचो आप इस पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इनिशियली हमने क्लॉकवाइज टिल्ट दिया, वेट के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो बॉडी वापस से स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या है कि मेटा सेंटर नीचे है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। अगेन हमने क्लॉकवाइज टिल्ट ही दिया है, बट पोजीशन ऐसी है ग्रेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की
रिलेटिव टू मेटा सेंटर कि ये वेट इस तरीके से डब्ल्यू डाउनवर्ड लगेगा, एक कंपोनेंट इधर से पास हो जाएगा, दूसरा इधर से जाएगा। अब एम के अबाउट मैं देखूँ तो ये वाला फोर्स बॉडी को कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। तो थोड़ा-सा भी आपने टिल्ट दिया है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको और फर्दर टिल्ट करा देगा। तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल में क्या होता है, एम और जी एक ही पॉइंट पे लाई कर जाते हैं। तो जो भी डब्ल्यू लग रहा है उसका कोई मोमेंट नहीं आता है और जितना भी हमने टिल्ट दिया है बॉडी उसी न्यूली टिल्टेड पोज़ीशन पे रहेगी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, मेटा सेंटर इज़ अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर किसी को ये याद रखने में दिक्कत आ रही है तो मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको ये समझा सकती हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, उतना ही स्टेबिलिटी अच्छी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई बोट है। अब इसमें आपको कुछ हैवी मटेरियल लेके जाना है, कोई मेटल है, तो आप उसको कैसे ले जाओगे? एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप यहाँ पे भर दो इसको, ये बिल्कुल बॉटम में स्पेस है और दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ एक अरेंजमेंट है जिसमें कि आप इसको रख सकते हो। तो आप खुद सोचो कि आप यहाँ पे रखोगे तो बोट ज़्यादा स्टेबल रहेगी आप या फिर आप यहाँ पे एक ऊपर इस तरीके से इसको रख रहे हो। तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप इस तरीके से ऊपर अगर इसको रखे हुए है हैवी मटेरियल को तो थोड़ा-सा भी टिल्ट होगी, तो ये फर्दर टिल्ट होके सिंक हो जाएगी बोट। वहीं पे अगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो उस केस में टिल्ट भी होगा तो वापस ये अपना इक्विलिब्रियम गेन कर लेगी। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि मेटासेंट्रिक हाइट में इंक्रीज़ करने से स्टेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट आता है और कम्फर्ट ऑफ पैसेंजर्स पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहले तो हम स्टेबिलिटी का देख लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हम स्टेबल वाला कंडीशन लेते हैं, तो ये हमारा मेटा सेंटर है, ये हमारा इधर से जा रहा है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के कारण कितना मोमेंट आएगा, वो निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी फोर्स के कारण किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो फोर्स इंटू मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट के और उस फोर्स के बीच में। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इस वाली डिस्टेंस से इसको मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप फोर्स को मोमेंट निकालने के लिए और मोमेंट ही है जो कि बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जीएम जितना ज़्यादा होगा, मोमेंट भी उतना ही स्टेबलाइजिंग मोमेंट जो आ रहा है वो भी आपका उतना ही ज़्यादा आएगा क्योंकि जी और एम के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं मान लूँ कि जी यहाँ पे है, तो उस केस में मेरी ये लाइन ऐसे जाएगी और इस केस में फिर मैं डिस्टेंस लूँगी वो ये वाली लूँगी। तो जितना जी नीचे होगा एम से, उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी या मैं ये कह सकती हूँ जितना ज़्यादा मेरी मेटासेंट्रिक हाइट होगी, मेरा स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगी। दूसरा पूछा है आपसे जो कम्फर्ट ऑफ पैसेंजर है उसको कैसे अफेक्ट करता है? तो ये जो ऑसिलेट करेगी बॉडी, ये उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, के यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन है, जी स्मॉल जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और जीएम है वो मेटासेंट्रिक हाइट है। यहाँ पे अब जीएम है मेटासेंट्रिक हाइट, जैसे-जैसे यह जीएम बढ़ेगा, आपका टी घटेगा ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये स्क्वायर में इसके नीचे आ रहा है स्क्वायर में मतलब स्क्वायर रूट में नीचे की टर्म में आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो जीएम को बढ़ाने से टी घटेगा। अब क्या होगा, टी घटेगा यानी ऑसिलेशंस फास्ट-फास्ट होंगे। जैसे कि शिप है किसी भी कारण से इसका थोड़ा-सा टिल्ट हुआ है, तो जीएम है मेटासेंट्रिक हाइट वो ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा है। लेकिन अब क्या होगा, जीएम बढ़ने के कारण टी डिक्रीज़ हो गया है तो अब ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो फास्ट-फास्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 50 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा था कि बोट ऐसे होके वापस अपनी पोज़ीशन सॉरी आ रही थी। वहीं पे अब वो टी घट जाएगा, अब 10 सेकंड में आ रही है। तो मूवमेंट फास्ट-फास्ट होंगे और फास्ट मूवमेंट होंगे, फास्ट ऑसिलेशंस होंगे, तो जो पैसेंजर हैं उनके लिए डिस्कम्फर्ट कॉज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, 2 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर डीप है, फ्लोट कर रहा है वाटर के अंदर इस तरीके से कि 0.5 मीटर डेप्थ उसकी इमर्स्ड है फ्लूइड के अंदर, 0.5 मीटर बाहर है। अब वाटर का वेट अगर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये डायग्राम बनाए हैं। आर्किमिडीज बायोंसी वाले जो फोर्स वाला जो टॉपिक वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, 2 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर डीप है, फ्लोट कर रहा है वाटर के अंदर इस तरीके से कि 0.5 मीटर डेप्थ उसकी इमर्स्ड है फ्लूइड के अंदर, 0.5 मीटर बाहर है। अब वाटर का वेट अगर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? बायोंसी वाला जो टॉपिक है उसमें कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर लोगे, बस आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक से इसके क्वेश्चंस रहते हैं और कोई गलती होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं इसमें। सिंपल सी चीज़ है, आपको बायोंसी फोर्स को और वेट को इक्वल कर देना है अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी है तो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे डाउनवार्ड तो हमें पता है कि वेट लग रहा है।
अपवर्ड बायोंसी फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों इक्वल है तभी ये फर्दर अपवर्ड या डाउनवर्ड कहीं भी मूव नहीं कर रही है। तो ये कंडीशन हमें पता है। अब बायोंसी फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, वो निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है। यानी मैं इतने बॉडी का इतने पोर्शन का अगर वॉल्यूम निकाल लूं तो वो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। कैसे निकालूंगी इतने पोर्शन का वॉल्यूम, इसकी डेप्थ इनटू लेंथ इनटू जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन इसकी विड्थ है वो, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया। इसको मैं स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करूंगी तो बायोंसी फोर्स आ जाएगा जो कि होगा 10 किलो न्यूटन और जो इक्वल होगा इसके वेट के, यानी बी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि कोई बॉडी है इमर्ज्ड है लिक्विड में, यहाँ पे दिया गया है ये, तो इसमें जो रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स हम कौन से पॉइंट से एक्ट करता हुआ मान सकते हैं, तो ये सेंट्रो प्रेशर होता है। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हमने एच पी या एच स्टार से डिनोट करते हैं, जो हम पोजीशन निकालते हैं। और यहाँ पर सेंटर ऑफ बायोंसी है वो जो बायोंट फोर्स है उसका सेंटर है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एक वेसल है जिसमें कि लिक्विड है और वो डाउनवर्ड मूव हो रहा है विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी, तो उस केस में लिक्विड है उसमें प्रेशर कैसे वेरी कर रहा होगा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा ही है कि अगर स्टैटिक फ्लूइड है तो हमारा जो पी होता है वो होता है रो जी एच, इतना सबको पता है। अब इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है बुक्स वगैरह में वो तो अलग है, वो आपको मैं जो पीपीटी की पीडीएफ दूंगी इसकी जो यूज कर रही हूँ उसमें आपको मिल जाएगा, बट मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको याद रखने के तरीके से यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जी की जगह यहाँ पे जो इफेक्टिव होगा एक्सीलरेशन वो लेंगे, और इफेक्टिव एक्सीलरेशन क्या होगा, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो उस केस में होता है जी माइनस ए, और अगर अपवर्ड कहीं पे मूवमेंट हो रही है जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑब्वियसली, और ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड मूवमेंट हो रही है तो उस केस में आपका होता है जी प्लस ए। ये जो जी है इसकी जगह पे इससे या इससे रिप्लेस कर देना जो भी कंडीशन दी हो उसके लिए। यहाँ पे आप अगर आपको याद रखने में भी दिक्कत हो तो उसके लिए भी मैं आपको हिंट देती हूँ कि नीचे के लिए जी माइनस से क्यों आ रहा है, क्योंकि काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में गलती कर सकते हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जी और ये एक डायरेक्शन में है तो ये माइनस क्यों आ रहा है। तो लिफ्ट में आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो लिफ्ट में आप खड़े हो और एकदम से लिफ्ट चलती है ना, एक्सलेट होती है ना, अगर डाउनवर्ड जा रही है तो आपको लाइट वेट फील होगा, खुद को आप लाइट वेट फील करोगे। तो जब नीचे की तरफ एक्सलेशन है तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है उसकी जगह पे आप जी माइनस से करोगे और अपवर्ड वाले में जी प्लस से करोगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रही है आपकी डाउनवर्ड, यानी हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जी माइनस ए की वैल्यू भी जी है तो जीरो हो जाएगा, यानी प्रेशर जीरो होगा। तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये जो सरफेस है तो यहाँ पे हर जगह पे प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि एक लिक्विड है वो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एज ए रिजिड बॉडी, तो प्रेशर इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है। तो जैसे कि ये कोई लिक्विड था इस सिलेंडर में, आपने जो ही इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, ये वाटर इधर स्पिल होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली आपकी ये वाली सरफेस बनेगी वाटर स्पिल होके, फिर धीरे धीरे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होगा तब तक ये सरफेस है वो नीचे जाती जाएगी और एक पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, पानी और स्पिल नहीं होगा। अब जो लिक्विड है उसका सिलेंडर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मूवमेंट भी नहीं होगा, वो सिलेंडर के साथ साथ एज ए रिजिड बॉडी घूम रहा होगा जो भी लिक्विड है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रेशर इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, तो बेसिकली तो ये वाला फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। तो डब्लू, ये वाला डब्लू है ये आपका स्पेसिफिक वेट है जो गामा डब्लू होता है, ये वाला डब्लू भी गामा डब्लू है, और ये वाला यहाँ पे जो डब्लू है वो आपका है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वाली टर्म याद करनी है ना अगर आपको, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ आपको, ये है देखिए इस तरीके से डब्लू अपॉन जी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2। तो आप कुछ इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि वी स्क्वायर अपॉन 2 जी वाली हमारी जो टर्म आ रही है ना, आती थी ना बर्नौलीज इक्वेशन में, वेलोसिटी है उसी को डब्लू से मल्टीप्लाई किया है। तो वी आपको पता ही है ओमेगा इंटू आर होता है, तो वी की वैल्यू आप ओमेगा आर रखोगे तो ये आ जाएगा, और ये पर इसको बस डब्लू से मल्टीप्लाई कर देना बेसिकली। अब यहाँ पर आपको पूछा कि रेडियस के साथ साथ कैसे प्रेशर चेंज होगा, तो हमें दिख रहा है ये चीज कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है आपका पी,
तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि एक ओपन क्यूबिकल टैंक है, 2 मीटर साइड है उसकी, फिल हो रखा है वाटर से, टैंक को रोटेट कर रहे हैं विथ एन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे क्यूबिकल टैंक का दिया है और दे रखा है कि रोटेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रोटेशन की जगह पे एग्जामिनर आपको ये कहना चाह रहा था कि इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, क्योंकि पहली बात तो रोटेशन का केस है तो उसमें सिलेंड्रिकल वाला ही आपके सिलेबस में होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये क्यूबिकल टैंक का केस दिया है और ये क्वेश्चन सोल्व भी उसी तरीके से हो रहा है जब हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मान के कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे कि ये है, इसको इस डायरेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देंगे तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में तो फ्लूइड राइज होने लग जाएगा, जैसे कि इनिशियली ये फ्री वाटर सरफेस थी। तो इधर तो फ्लूइड डिक्रीज होने लग जाएगा फ्लूइड लेवल और इधर राइज होने लग जाएगा। इस तरीके से अगर मूवमेंट देंगे तो यहाँ नीचे चले जाएगा वाटर का लेवल और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो लाइन बनेगी फ्री वाटर सरफेस नई वाली, इसका ये जो स्लोप है ये इक्वल होगा अल्फा अपॉन जी के। अल्फा इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है और जी आपको पता ही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। अब आपको बताया है कि हाफ ऑफ द वाटर स्पिल हो गया है। अब अगर ये कोई क्यूबिकल टैंक है, इसमें अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से एक्सेलरेशन दिया है और हाफ ऑफ द वाटर स्पिल हो गया है, यानी मेरी जो लाइन बनेगी फ्री वाटर सरफेस की वो इस तरीके से बनेगी कि ये वाला पूरा है ये एम्प्टी है, ये वाला पूरा वाटर स्पिल हो गया है और यहाँ से आपका वाटर फिल्ड है इतने वाले पोर्शन में। तो अब मैं टेन थीटा निकाल सकती हूँ, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो टेन थीटा मेरा हो जाएगा 2/2 यानी 1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन जी। तो यहाँ से आपका अल्फा आ जाएगा कि जी के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओपन है टॉप पे और फिल्ड है लिक्विड से, उसको रोटेट कर रहे हैं हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से कि हाफ ऑफ द लिक्विड है वो स्पिल आउट हो जाता है, तो प्रेशर इंटेंसिटी सेंटर ऑफ बॉटम पे क्या होगी? तो यहाँ पे टॉप सरफेस है वो इस तरीके से होगी जब हम रोटेट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हाफ ऑफ द वाटर स्पिल आउट हो जाता है, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन, दूसरा एक आपको पता होनी चाहिए चीज कि जैसे ये कोई सिलेंडर है, इसमें अगर पैराबोलॉइड बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है ये कि बॉटम पे टच हो रहा है, तो अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर V है तो अभी ये पैराबोलॉइड जो बन रहा है इसका वॉल्यूम होगा, जो लिक्विड इसके अंदर बचा है उसका वॉल्यूम होगा वो V/2 होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी इससे हमें पता चल गया कि शेप बनेगा वो ऐसे बनेगा, वाटर सरफेस है, ये फ्री वाटर सरफेस है, बॉटम तक टच कर रही होगी और यहाँ पे फ्री वाटर सरफेस टच कर रही है, यानी ये जो पॉइंट है इस पे प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन्होंने कर दिया है, तो काफी इजी हो गया आपके लिए कि एक्सपोज्ड है तो कोई फॉर्मूला वगैरह आपको चाहिए ही नहीं, यहाँ पर प्रेशर होगा वो 0 होगा अगर हम गेज प्रेशर की बात करें तो, और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस किसके इक्वल होगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर्व्ड सरफेस का पूछा है, बेसिकली कर्व्ड सरफेस का जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के देखा जाए तो बहुत ही इजी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, सब्जेक्टिव एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस वजह से कि यहाँ पर प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं रहती। बेसिकली प्रेशर फोर्स जो एक्ट करता है वो सरफेस के नॉर्मली एक्ट करता है, तो अगर मैं बोलूँ कि वर्टिकली इमर्ज्ड सरफेस है तो हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम होती है, बट अगर मैं कर्व्ड सरफेस की बात करती हूँ तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस वाले पॉइंट पे ये होगी, तो इसलिए रिजल्टेंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे दो ही चीजें पूछी जाती हैं, एक की हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए वर्टिकल सरफेस पे, ये आपका सी का प्रोजेक्शन आ गया सी डेस और ये ए का प्रोजेक्शन आ गया ए डेस। अब इसको वर्टिकल ए सी डेस जो वर्टिकल सरफेस है उस पर जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा प्रेशर फोर्स उतना ही इस कर्व्ड सरफेस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो। और वर्टिकल वाला क्या लगेगा उसके आगे फर्दर के क्वेश्चंस हैं उनमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि एक क्लोज्ड टैंक है, वाटर कंटेंट है उसमें अंदर, मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड, द टैंक also contains a steel ball and bubble of air, if the tank is decelerated horizontally तो क्या होगा?
तो इसमें तो है कि हमने जो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था उसकी स्पीड हम रिड्यूस कर रहे हैं, डिसेलेरेट कर रहे हैं उसको। बट मैं आपको एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँगी और आप उसका रिवर्स करोगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से रेस्ट पे है कोई बॉडी, ये है फ्री वाटर सरफेस। अब मैं अगर इधर से एक्सेलरेट करती हूँ तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि टॉप सरफेस आपकी ऐसे जाएगी, जो कि आपको विजुअलाइज़ भी कर सकते हो, आपको ईज़िली समझ में भी आएगा कि कोई भी फ्रीली ऑब्जेक्ट रखा है, तो होगा क्या ज ज गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी में कुछ बैग रखा है, वो पीछे जाएगा एकदम से, जो रूल होता है फिज़िक्स का, इनर्शिया का। तो अब इसकी सरफेस अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ऐसे बनेगी, इस डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेट किया है, सरफेस है वो ऐसे बन रही है। और इसमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्या रखा हुआ है यहाँ पे? स्टील बॉल एंड बबल ऑफ एयर। तो ऑब्वियसली बबल ऑफ एयर है वो तो टॉप पे रहेगी सरफेस के ऊपर और स्टील बॉल आपकी नीचे डूबी हुई बॉटम पे पड़ी रहेगी। तो जब आप इसको इस तरीके से मूव कराओगे, तो बबल आपकी कहाँ जाएगी? सरफेस ऐसी हुई है तो बबल तो आपकी जो वाटर बबल जो बबल है आपकी बन रही है इसके अंदर, एयर बबल है, वो तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो। और ये स्टील की बॉल है, ये स्टील की बॉल कहाँ जाएगी? गाड़ी के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है लूज़ या खुद ने भी आपने फ़ील किया होगा, आप गाड़ी में बैठे हो एकदम से गाड़ी चलती है, आप पीछे धक्का लगता है पीछे की तरफ आपको। तो इसके भी पीछे की तरफ धक्का लगेगा और ये यहाँ चली जाएगी। अब ये हो रहा है एक्सेलरेशन के केस में, अगर डिसेलेरेट करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई व्हीकल को क्लोज़्ड टैंक को, तो उस केस में क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा। उस केस में स्टील बॉल आपकी क्या होगी? फ्रंट में आ जाएगी और एयर बबल आपकी रियर में चली जाएगी। तो एक्सेलरेशन के केस में हमने सिम्प्लीफाई करके एनालिसिस कर लिया और उसका इन्वर्स हो जाएगा डिसलेटेड के केस में। तो फर्स्ट हो जाएगा द बॉल विल मूव इन द फ्रंट एंड बबल विल मूव इन द रियर, तो बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि एडी विस्कोसिटी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इज। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होती है। लेमिनार फ्लो की अगर हम बात करें तो लेयर्स में फ्लो होता रहता है। ये लेयर अपना फ्लो हो रहा है, ये अलग फिर अपना अलग वेलोसिटी से जैसे भी वो फ्लो हो रहा है, ये अलग से लेयर्स हैं वो तो एक-दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं और फ्लूइड फ्लो होता रहता है लेमिनार फ्लो के केस में। बट टर्बुलेंट फ्लो के केस में बहुत ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होती है। इसमें से कुछ पार्टिकल्स इधर चले गए, इसमें कुछ मास ऑफ ये इधर आ गया, इसमें से मास है वो ऊपर वाली लेयर में चला गया, इससे ऊपर वाली लेयर में चला गया। इस तरीके से इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग होगी तो वहाँ पे आएगा चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम जहाँ पर आता है वहाँ पर एक्ट करता है फोर्स, फिजिक्स का रूल है कि कहीं पे भी मोमेंटम अगर हम चेंज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू फोर्स। तो अब क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा तो फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। तो टर्बुलेंस के कारण यहाँ पर एक शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा जो कि ये लेयर्स जो लेयर ऑफ वाटर है इसके टेंजेंशियली होगा और वो शियर स्ट्रेस बोलेंगे हम उसको टेंजेंशियली है तो, और उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। हमें पता है कि एक तो ये वाला होता है शियर स्ट्रेस जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। दूसरा टर्बुलेंस के कारण जो विस्कोसिटी है उसको अगर हम ईटा से डिनोट करें तो उसको भी इस तरीके से हम इस इक्वेशन में इस तरीके के इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। ईटा यहाँ पर होता है एडी विस्कोसिटी। अब एडी विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगी और उसी के साथ में फ्लो की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगी। एमवी होता है जो आपका मोमेंटम होता है वो, तो एम किस पे डिपेंड करेगा? मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगा। वी किस पे करेगा? फ्लो की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, नहीं, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है ये, सिर्फ वी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। डिपेंडेंट ऑन द फ्लो, यस, फ्लो पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लो, नो। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि कांस्टेंट रेट से टेपरिंग पाइप से अगर फ्लो हो रहा है तो कौन से टाइप का फ्लो होगा? तो हम दोनों को ही केस लेंगे। सबसे पहले तो कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है यानी क्यू आपका कांस्टेंट है। कोई पर्टिकुलर मैं सेक्शन लेती हूँ, ये यहाँ पे क्यू है, वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी क्यू मेरा कांस्टेंट रहेगा तो मेरा वी भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू होता है ए वी। तो पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है ही, तो एक कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है तो वी भी कांस्टेंट रहेगा, यानी स्टेडी फ्लो का केस है। ये तो मुझे पता चल गया कि टैपरिंग पाइप हो या कैसा हो, क्यू कांस्टेंट है तो फ्लो हमेशा स्टेडी होगा। दूसरा कि यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिपेंड करता है कि डिस्टेंस के अलोंग फ्लो कैसे वेरी करता है, फ्लो की प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं।
जैसे कि यूनिफॉर्म जैसे कि ये है सेम डाया का पाइप है, तो इसमें यहाँ पर जो वेलोसिटी है v1 वो ही यहाँ पे होगी, क्योंकि मुझे पता है डिस्चार्ज तो सेम है हर जगह पे, क्योंकि q कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी v2 है, ये दोनों सेम ही होंगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म फ्लो। वहीं पे जैसे कि टेपरिंग है, तो यहाँ पर जो मेरी वेलोसिटी होगी v1, वो v2 यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उससे ग्रेटर होगी। इक्वल नहीं होंगी ये दोनों वेलोसिटी, मतलब लेंथ के अलोंग मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी अब जो फ्लो होगा इसमें नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आपसे पूछा गया है कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है टेपरिंग पाइप में, तो फ्लो होगा वो स्टेडी होगा और स्टेडी के साथ-साथ में नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। अगर ऐसी पाइप के लिए पूछा जाता है इसका डाया थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो स्टेडी और यूनिफॉर्म होता है। वहीं पे क्यू अगर कांस्टेंट नहीं है, मैं इस सेक्शन को ले रही हूँ, क्यू मेरा कांस्टेंट नहीं है, क्यू कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अनस्टेडी अनस्टेडी हो जाएगा। अब अगर सेम ये वाला पाइप है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये वाला पाइप है तो अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, ये वाला पाइप है तो अनस्टेडी यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए है कि 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो हो रहा है अराउंड एयरफॉइल। स्ट्रीम लाइंस है 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो जैसे कि ये एक स्ट्रीम लाइन जा रही है मेरी, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन जा रही है, इनके बीच में जो भी फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर कहीं मैं बोलूँ कि स्ट्रीम लाइन्स पास-पास में आ रही हैं, जैसे कि ऐसे बना हुआ है, तो जहाँ पे ये स्ट्रीम लाइन्स पास में आती हैं वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाती है बेसिकली, क्योंकि डिस्चार्ज इन दोनों के बीच का कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे इस जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वाले डायमेंशन को मैं 1 मीटर ले रही हूँ, तो उस केस में मैं Q1 = Q2 करूँगी दोनों सेक्शंस के लिए, तो क्या होगा, A1 के लिए क्या हो जाएगा मेरा 2 सेमी अपार्ट है दोनों, तो इनके बीच की डिस्टेंस किसी एक पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर है, इंटू प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 1 मीटर ले रही हूँ, 2 इंटू 1, यहाँ पे वेलोसिटी मुझे पता है 30 है। v2 मुझे निकालना है, दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 इंटू 2 सॉरी 1.5 इंटू 1, तो इसमें आप इक्वेशन में रखोगे तो इजीली आप निकालोगे कि आंसर आएगा वो 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। फ्लूइड फ्लो की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होता है कि हम न्यूटन्स लॉ वाला जो इक्वेशन है वो लिखते हैं कि रिजल्टेंट जो भी फोर्सेज आ रहे हैं वो इक्वल होगा ma के, m जो बॉडी है उसका मास है और a उसका एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर जो भी फोर्सेज आ रहे हैं हम उसको ma के इक्वेट कर देते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, प्रेशर फोर्स हो गया, सरफेस टेंशन का फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, इस तरीके से फोर्सेज लगते हैं। उसके बाद हम पहले मान लेते हैं कि विस्कोसिटी है वो नेग्लिजिबल है और विस्कस फोर्सेज को हम कैंसिल कर देते हैं। पाइप फ्लो का केस है तो सरफेस टेंशन वाले फोर्सेज वैसे ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि सरफेस एक्सपोज्ड नहीं है एटमॉस्फेयर पे, तो सरफेस टेंशन फोर्सेज को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर ये 2 फोर्सेज बचते हैं और इसको हम बोलते हैं आइलर्स इक्वेशन। इस आइलर्स इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है बर्नौलीज इक्वेशन। अब यहाँ पर हम फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल भी मानते हैं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो फोर्सेज हैं कुछ, जो रो है उसको बेसिकली हम कांस्टेंट मानते हैं इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए। जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वो अलोंग स्ट्रीमलाइन करते हैं। फ्लो को हमें स्टेडी भी एक जगह जंक्शन लेना पड़ता है इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए इस डेरिवेशन के ड्यूरेशन में। तो स्टेडी होगा, फ्रिक्शनलेस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा और अलोंग स्ट्रीमलाइन होगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है किसी क्रॉस सेक्शन पे तो करेक्शन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर आपसे पूछा गया है, तो ये होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंट पर सेकंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी, मोमेंट पर सेकंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में हम बात करें तो ये इस तरीके से इक्वेशन बनती है, रो वी स्क्वायर डी ए, इसका इंटीग्रेशन, रो तो ऊपर नीचे आएगा तो चलो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू जो आपका एवरेज वेलोसिटी है वी बार से मैं उसको डिनोट कर रही हूँ, इसका स्क्वायर, ये होता है बीटा। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी थ्रू आउट द कांस्टेंट है तो उस केस में आपका एवरेज वेलोसिटी v के इक्वल होगा। ये v अब कांस्टेंट हो गया, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, वी स्क्वायर डी ए अपॉन ए डॉट वी बार का स्क्वायर,
और ये वी बार और वी सेम ही हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ए आ जाएगा, तो ये बेसिकली 1 के इक्वल आ जाएगा। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ में ये भी डेटा आपको याद रखना है। अगर लेमिनार फ्लो की हम बात कर रहे हैं, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ये है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा। तो लेमिनार फ्लो के केस में ये होता है 1.33, टर्बुलेंट के केस में 1.2 होगा। ये लेमिनार के केस में 2 है, टर्बुलेंट के केस में 1.33 है। बेसिकली लेमिनार में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है पैराबोलिक, वहीं पे टर्बुलेंट में वो थोड़ा और ज़्यादा यूनिफॉर्म सा हो जाता है। तो इसके कारण टर्बुलेंट फ्लो के केस में अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू ही रिड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मैक्सिमम होगी वो 1 से ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ करेक्शन फैक्टर। तो फॉर्मूले मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, ये भी बता देती हूँ। और ये आए कैसे, मैं आपको थोड़ा इसका भी बताती हूँ। बेसिकली एम वी होता है मोमेंटम। अब एम क्या है, ये कोई सॉलिड बॉडी तो है नहीं कि पूरी की पूरी बॉडी एक साथ मूव करिए जैसे सॉलिड मैकेनिक्स में होता है। तो यहाँ पर तो हमें क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ता है सब कुछ। तो मैं एम को लिख देती हूँ रो इंटू क्यू। तो ये रो है मेरा केजी पर मीटर क्यूब, और एम मेरा है, क्यू मेरा है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जो मेरा मास ट्रांसफर हो रहा है वो उसको नोट कर लेती हूँ एम की जगह पे। तो एम की जगह पे तो ये आ गया, इंटू वी आ गया। अब क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, रो ए इंटू वी। इसलिए रो ए, यहाँ पे वी है मल्टीप्लाई में, तो रो ए वी स्क्वायर आ जाएगा। मोमेंटम वाले में वी स्क्वायर आएगा और एनर्जी वाले में वी क्यूब आएगा। काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के प्रेशर में कि एम वी है तो मोमेंटम में तो वी ही आना चाहिए, और काइनेटिक है तो उसमें वी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम बात करें एनर्जी होती है तो उसमें वी स्क्वायर आ जाना चाहिए। लेकिन एम में भी एक वी आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एम आपका इक्वल होगा रो इंटू क्यू के, और क्यू में एक वी आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि इन दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। वो तब है जबकि एवरेज वेलोसिटी आपकी मतलब थ्रू आउट वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट पे वेलोसिटी v है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी भी v ही होगी। और उस केस में वी क्यूब का आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, अंदर डी ए का आप इंटीग्रेट करोगे तो ए आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ए वी क्यूब, नीचे भी ए वी क्यूब, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। बाकी कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपकी ये वैल्यू हमेशा अल्फा और बीटा दोनों की ग्रेटर देन 1 ही होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि वेलोसिटी अगर 0 है हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और यूनिफॉर्म है ओवर द रिमेनिंग हाफ। इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर भी आपको अल्फा या बीटा कैलकुलेट करने का बोलेगा, सबसे पहले तो आपको ये वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है आप इजीली याद रख ही लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये होता है कि या तो आपको इक्वेशन देगा, जैसे कि इस तरीके की इक्वेशन दे दी कि v इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, तो उस केस में तो आप इंटीग्रेट कर लोगे। जो अगर मोमेंटम का है तो वी स्क्वायर डी ए करके आपने इंटीग्रेट कर लिया। अगर या फिर आपको ऐसा देगा कि आधे सेक्शन में इस तरीके से है फ्लो और सेम है, और आधे से बचे हुए आधे सेक्शन में सेम है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है तो आप इस तरीके से इसको बना लोगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, ए बाई टू में वी है और ए बाई टू में 0 है, तो वी एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 V1 प्लस A2 V2 टोटल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो इस तरीके से वी एवरेज हम निकाल लेंगे। अब इस केस में a बाई टू इंटू वी, ऊपर वेलोसिटी v है नीचे 0 है, तो ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई है। अब मुझे ये निकालना है इस वाले फॉर्मूले से। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं पूरा 0 से a तक इंटीग्रेट नहीं कर सकती क्योंकि सेम नहीं है वेलोसिटी, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले 0 से a बाई टू तक और उसके बाद a बाई टू से लेके a तक। तो 0 से a बाई टू के बीच में मैंने इंटीग्रेट किया वी स्क्वायर डॉट डी है, मुझे पता है इसमें मेरा v 0 है तो ये वाली टर्म भी 0 हो गई। और यहाँ पे जब सेकंड वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का मुझे निकालना है, तो उसमें मेरा a बाई टू से a आ जाएगा एरिया में, और वी स्क्वायर डॉट डी ए, वी कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक, मतलब इस वाले पोर्शन में, तो वी स्क्वायर डॉट डी ए का इंटीग्रेट करा तो a बाई टू आ गया, क्योंकि a बाई टू से a के बीच में ही मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये a बाई टू आ गया। नीचे वी बार है, वी बार की जगह मुझे पता है, इसको मैं वी बार बोल रही हूँ वी एवरेज को, जो कि एक्चुअल जो ये वाली वेलोसिटी है इसका हाफ है, तो मैंने यहाँ पे वी बाई टू रखा, नीचे स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, इंटू a बाई टू है, तो इसको सोल्व करा तो 2 आ गया आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कमिंग लेक्चर में हम आगे के 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप जिस तरह से इसमें एक्सप्लेन कर रहे हो, थोड़ा और शॉर्ट में चाहते हो, डिटेल में चाहते हो, फॉन्ट साइज है उसमें पढ़ने में, अगर फोन में आप देखते हो ऑब्वियसली, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है
कुछ भी ऐसा आपका फीडबैक है तो आप ज़रूर कमेंट कर दें नीचे, ताकि मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ आगे की जो वीडियोज़ हैं उनमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।